हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके आने वाले DRDO का एग्ज़ाम है या इसरो का एग्ज़ाम होने वाला है या अन्य अगर किसी भी अगर एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उन सारे एग्ज़ाम के लिए वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का रंग नीला होता है। तो ये याद रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का रंग होता है, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो रंग होता है वो नीले रंग का होता है। ठीक है, नीला होता है। ठीक है, इसके साथ ही आपसे पूछ सकता है कि हेमाटाइट ऑक्साइड, ठीक है, हेमाटाइट ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। तो हेमाटाइट ऑक्साइड का जो रंग होता है वह लाल होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, 5S का प्रचलन जापान से हुआ है। तो 5S का जो प्रचलन है या उत्पत्ति जो है वह जापान से हुई थी। ठीक है, हुई है, जिसमें 5S का मतलब जो होता है सेरी, सीटोन, सीसो, सिकेट्सु और शिट्सुके, ये 5 आपके टर्म होते हैं जो कि आपके हाउस कीपिंग में प्रयोग किए जाते हैं या इंडस्ट्री में हम अलग अलग जगहों पे प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, वर्नियर कैलिपर का आविष्कार फ्रांस के महान गणितज्ञ पेरी वर्नियर ने 1630 यानी कि 1630 ईस्वी में किया था। तो ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अभी तक आपने केवल वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पढ़ा होगा जो क्या होता है आपका 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, इसके साथ ही इसके आविष्कारक का भी नाम आप याद रखिएगा कि वर्नियर कैलिपर का आविष्कार पेरी वर्नियर ने 1630 ईस्वी में किया था। वह जो है फ्रांस के गणितज्ञ थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और वर्नियर कैलिपर का जो है प्रयोग जो है हम इनसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर, इसके साथ ही स्लॉट की गहराई मापने के लिए हम करते हैं, तो ये याद रखिएगा। और इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.02 मिलीमीटर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कंसंट्रेट होकर के आप हमारे जो हम बोल रहे हैं उन शब्दों को सुने। ठीक है, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट ऐसा लग रहा हो कि लिखने योग्य तो उसको आप ही नोट डाउन करते चलें। ठीक है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा आपके पेंसिल वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं ताकि आपकी वीडियो को ज़्यादा बेकार ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा आप इसमें पेंसिल वगैरह यूज़ कर देंगे तो आपके क्वेश्चन आपको विजुअल नहीं होंगे, आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कंसंट्रेट के साथ में आप केवल हमारी वीडियो को सुन भी लेंगे 2-3 बार तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एकदम से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, सामान्य कार्य के लिए बेंच वाइज की ऊंचाई 106 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी DRDO का DMRC का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, ठीक है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि सामान्य कार्य के लिए बेंच वाइज की ऊंचाई कितनी रखी जाती है। तो 106 सेंटीमीटर रखी जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ भी एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक, बेंच वाइज की ऊंचाई से संबंधित कि बेंच वाइज की ऊंचाई होती है तो कारीगर की केहूनी के ऊंचाई के बराबर ही आपकी बेंच वाइज की ऊंचाई रखी जाती है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, फोम एक्सटिंग्विशर Na2CO3 + Al2SO4 का मिश्रण होता है। तो ये भी आपका केमिकल फार्मूला दे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम आप जो है आपकी वीडियो में इन्वॉल्व किए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे याद रखिएगा कि फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग जो है एक्सटिंग्विशर का जो है आपका Na2CO3 + Al2 और SO4 का यह क्या होता है, मिश्रण होता है। फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग जो है ऑयल्स वगैरह से जो लगी हुई आग है उसको बुझाने के लिए हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, टेम्पलेट माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। तो जो टेम्पलेट होते हैं ये मार्किंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इनको जो है माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। इनकी मोटाई जो होती है वो 2 से 3 मिलीमीटर तक रखी जाती है या 2 से 3 मिलीमीटर तक ये मोटे होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, कील को उखाड़ने के लिए पिंसर प्लायर का प्रयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि कील को उखाड़ने के लिए हम पिंसर प्लायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्लायर से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्लायर बना होता है। तो प्लायर जो होते हैं आपके कास्ट स्टील से बनाए जाते हैं, आपको याद रखना है। प्लायर जो है आपके कास्ट स्टील से बनाए जाते हैं और कील को उखाड़ने के लिए पिंसर प्लायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस 49 से 56 HRC यानी कि 49 to 56 HRC तक होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हैमर के हम आपको कल बताए थे कि हैमर के मुख्यतः 2 पोर्शन होते हैं, एक आपका फेस होता है और एक पिन होता है। तो पिन के हिसाब से अलग अलग आपके हैमर होते हैं, मिलते हैं, जैसे कि बाल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है, तो यहाँ पे और जो फेस होता है वह हैमर का स्ट्राइकिंग पोर्शन होता है जी, यानी कि जिससे हम चोट मारते हैं मेटल के ऊपर। तो वह कह रहा है कि हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की जो हार्डनेस है वह 49 to 56 HRC होनी चाहिए। तो ये भी आपको याद रखना है कि हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस जो है यह 49 से लेकर के 56 HRC तक रखनी चाहिए।
HRC का मतलब होता है हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सुराख को बड़ा करने की क्रिया को ट्रिपैनिंग कहते हैं या कहलाती है। तो याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सुराख की क्रिया को बड़ा करने की जो सुराख अगर कोई होल है उसको बड़ा करने की जो क्रिया होती है उसको हम ट्रिपैनिंग भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम काउंटर बोरिंग, ठीक है, के द्वारा भी हम क्या करते हैं, सुराख को बड़ा करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, सरफेस प्लेट 3 ग्रेड में पाए जाते हैं। तो जो सरफेस प्लेट है आपको जॉब की सतह को चेक वगैरह करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये आपके 3 ग्रेड में पाए जाते हैं। ये नंबर में प्रतिशत आपके ग्रेड दिए जाते हैं, जैसे कि 1, 2 और 3। तो ये भी आपको याद रखना है। सरफेस ग्रेड आपके 3 ग्रेड में पाए जाते हैं, 1, 2 और 3 इनके नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। टेपर टेप 4 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। तो जो टेपर टेप होता है आपके 4 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। जो टेप होते हैं आपके मुख्यतः 3 प्रकार के टेप होते हैं, टेपर टेप, इंटरमीडिएट टेप और बॉटमिंग टेप। इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो टेपर टेप जो है आपके 4 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, और इस पर इसके बाद जो इंटरमीडिएट टेप होता है वो 10 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है, जबकि बॉटमिंग टेप जो है आपका 20 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, और टेपर टेप की जो है 5 से 6 चूड़ियाँ जो होती है, थ्रेड जो होती है वो ग्राइंड की रहती हैं। ठीक है, और इंटरमीडिएट टेप की जो है आपकी जो है 2 से 3 चूड़ियाँ ग्राइंड की जाती है। और बॉटमिंग टेप जो होता है उसकी कोई भी चूड़ी या कोई भी चूड़ी आपकी ग्राइंड नहीं की जाती है। बॉटमिंग टेप का दूसरा नाम हम प्लग टेप भी कहते हैं। बॉटमिंग टेप को हम क्या कहते हैं, प्लग टेप भी कहते हैं। और ब्लाइंड होल की क्या करते हैं, टेपिंग करने के लिए हम बॉटमिंग टेप का प्रयोग करते हैं। तो ये टेप से संबंधित इतने सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, धातु में भंगुरता के विपरीत गुण को टफनेस कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि धातु में जो भंगुरता होती है यानी कि जो ब्रिटलनेस होता है, तो ब्रिटलनेस के अपोजिट गुण की बात करें तो वह होती है टफनेस। ब्रिटलनेस में क्या होता है कि धातु के ऊपर इम्पैक्ट फोर्स लगाते हैं तो टुकड़ों में बिखर जाती है। जैसे कि कांच पे थोड़ा सा अगर गिरता है तो टुकड़ों में क्या होता है, बिखर जाता है। उसी के अपोजिट उसका जो गुण होता है वह उसका टफनेस होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ब्रिटलनेस का जो अपोजिट प्रॉपर्टीज़ होती है वह टफनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, टूल के पॉइंट पर कटिंग एल पहुँचाने के लिए हाई प्रेशर जेट विधि का प्रयोग करते हैं। तो जो कटिंग टूल्स है उसके पॉइंट तक आपके कटिंग एल पहुंच सके उसके लिए हाई प्रेशर विधि द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी लुब्रिकेशन करते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही आप याद रखिएगा कि जो मशीन के जो स्लाइडिंग पोर्शन होते हैं उसको जो है हम ऑयल क्या कहते हैं, ऑयल केन के माध्यम से हम क्या करते हैं, मशीन के जो स्लाइडिंग पोर्शन होते हैं उस पर हम ऑयल केन के माध्यम से उसकी क्या करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा प्लीज़ कि टूल के पॉइंट पर कटिंग एल पहुंचाने के लिए हाई प्रेशर जेट का प्रयोग करते हैं, जबकि मशीन के स्लाइडिंग पार्ट्स पे ऑयल पहुंचाने के लिए हम कटिंग एल पहुंचाने के लिए जहां हम ऑयल केन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा, एक सब डिवीज़न जो होता है वह 0.50 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो माइक्रोमीटर में आपका मेन डिवीज़न सब डिवीज़न होता है। तो एक मेन डिवीज़न बराबर होता है 1 मिलीमीटर, जबकि एक सब डिवीज़न बराबर होता है 0.50 मिलीमीटर यानी कि आधा mm। ठीक है, और एक थंबल डिवीज़न की बात करें तो वह होता है 0.01 मिलीमीटर, यानी कि एक जो थिम्बल डिवीज़न होता है आपके वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट के बराबर होता है। तो वर्नियर कैलिपर का आपका लिस्ट काउंट भी होता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम आज की वीडियो को थोड़ा सा फास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय कम है, इसलिए प्लीज़ मैनेज करिएगा। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोज़ को हम आप अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन करके बता पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में भी हम जहाँ तक हो सकता है एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो बोलने की स्पीड है वो थोड़ी सी फास्ट है। इस वजह से थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके 1-2 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारे जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है, प्लग टैप की कोई भी चूड़ियाँ ग्राइंड नहीं होती है। तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो जो टैप आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, टेपर टेप, इंटरमीडिएट टेप और बॉटमिंग टैप। ठीक है, जो टेपर टेप होता है उसकी 5 से 6 चूड़ियाँ जो होती है ग्राइंड की गई रहती हैं और इसका एंगल जो होता है वो 4 डिग्री होता है। ठीक है, जो इंटरमीडिएट टेप होता है इसकी 2 से 3 चूड़ियाँ ग्राइंड की गई रहती है और इसका एंगल जो होता है 10 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद एक बॉटमिंग टेप होता है जिसको हम प्लग टेप भी कहते हैं। ठीक है, और इसका एंगल जो होता है 20 डिग्री होता है और इसकी कोई भी चूड़ी ग्राइंड नहीं की जा सकती है। प्लग टेप या बॉटमिंग टेप का प्रयोग ही हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड होल की टैपिंग के लिए करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, डबल कट फाइल हार्ड मेटल को तेज़ी से काटती हैं। तो जो डबल कट फाइल होती हैं वो हार्ड मेटल को फास्ट काटती हैं, ये आप याद रखना है। ठीक है,
और एक आप याद रखिएगा कि सिंगल कट फाइल की तरह अच्छी फिनिश प्राप्त होती हैं और यह सॉफ्ट मटेरियल के लिए प्रयोग की जाती हैं। सॉफ्ट मटेरियल की फाइलिंग के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। कट के हिसाब से आपके मुख्यतः 4 प्रकार की फाइलें होती हैं, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, ठीक है, रास्प कट फाइल और कर्व कट फाइल, ठीक है। तो आपके कर्व कट फाइल से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीप कटिंग एक्शन के लिए कौन सी फाइल का प्रयोग करते हैं, तो कर्व कट फाइल का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिएगा। और एक बहुत ही फेमस और कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछता है कि आपका क्या कहते हैं, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो लकड़ी या चमड़े की फाइलिंग के लिए हम रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और डीप कटिंग के लिए कर्व कट फाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको कटिंग फाइल के कट के हिसाब से आपको क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, ड्रिल के ग्राइंडिंग गेज का जो एंगल होता है, जो कोण होता है, वो 121 डिग्री होता है। 121 डिग्री आपको याद रखना है, ड्रिल के ग्राइंडिंग गेज का कोण होता है, ठीक है। इसके साथ ही ड्रिल का जो आपका नॉर्मली जो एंगल होता है, ठीक है, पॉइंट एंगल, वो 118 डिग्री होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, आउटसाइड माइक्रोमीटर का फ्रेम इनवार स्टील से बनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किसी भी जॉब का जॉब की माप लेने के लिए करते हैं, ठीक है। और इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 मिलीमीटर होता है मीट्रिक में, और ब्रिटिश की बात करें तो यह होता है 0.001 इंच, ठीक है। और यह जो आपके इनवार स्टील या आपके क्रोमियम स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। यह इसका इनवार स्टील से बनाया जाता है क्योंकि इसमें थर्मल एक्सपेंशन नहीं होती है। इनवार स्टील में थर्मल एक्सपेंशन नहीं होती है। अगर इसमें किसी माइक्रोमीटर को किसी ऐसे मेटल से बना दिया जाए जिसमें थर्मल एक्सपेंशन यानी कि उसमें क्या हो, उसमें विस्तार हो रहा है, उसमें टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने से उसमें मेटल में कुछ कमी या उसके डायमेंशन में कमी या ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही हो, तो आपका जो माइक्रोमीटर है वो सही माप नहीं बता पाएगा। इस वजह से माइक्रोमीटर को जो है इनवार स्टील या क्रोमियम स्टील से बनाते हैं। चूँकि इनवार स्टील में आपके थर्मल एक्सपेंशन का गुण नहीं होता है, इस वजह से हमारे माइक्रोमीटर जो है आपका सही रीडिंग बताता है, ठीक है। तो उम्मीद है इतनी सारे आपके क्वेश्चन जो है माइक्रोमीटर से संबंधित याद हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, ड्रिल के केंद्र पर रेक एंगल का मान न्यूनतम होता है। तो जो ड्रिल का केंद्र होता है, ठीक है, जो सेंटर होता है, उस पर रेक एंगल का मान जो होता है आपका न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, माइक्रोमीटर के साथ रिंग टाइप और लीवर टाइप 2 प्रकार के लॉकिंग नट प्रयोग किए जाते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे याद रखना है कि माइक्रोमीटर के साथ रिंग टाइप और लीवर टाइप 2 प्रकार के लॉकिंग नट प्रयोग किए जाते हैं। ये लॉकिंग नट प्रयोग क्यों किए जाते हैं, क्योंकि जब हम माइक्रोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं, तो रीडिंग लेने के बाद रीडिंग को लॉक करना रहता है। अगर रीडिंग को लॉक नहीं करेंगे तो आपकी रीडिंग जो है आपकी कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। स्पिंडल आपका आगे या पीछे हो सकता है, तो इस वजह से हम रिंग इसमें जो लॉकिंग नट होते हैं जैसे कि रिंग टाइप या लीवर टाइप, उसके द्वारा हम रीडिंग लेने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको लॉकिंग नट से जो है लॉक कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपसे एक माइक्रोमीटर में एक और क्वेश्चन पूछता है आपका रैचेट स्टॉप, ठीक है। तो रैचेट स्टॉप जो होता है आपका प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, ताकि आपका जो वर्क पीस और क्या कहते हैं स्पेंडल के बीच में प्रॉपर कांटेक्ट हो जाए, तो वह चिट की आवाज़ और उसमें चट की आवाज़ आने लगती है। तो इससे आपको मालूम हो जाना चाहिए अब हमें स्पेंडल को आगे नहीं ले जाना है, ठीक है। तो नॉर्मली आपसे पूछ सकता है कि माइक्रोमीटर में जो आपका रैचेट स्टॉप दिया रहता है वो किस लिए दिया होता है, तो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, और इसमें जो है बटर थ्रेड कटती रहती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जहाँ तक हमारे क्वेश्चन हमको वीडियोज़ बनाते समय जो क्वेश्चन हमको याद आ जाते हैं वो आपको बता देते हैं। फिर भी अगर आप कोई क्वेश्चन अगर छूट रहा है उससे संबंधित और कोई पॉइंट अगर छूट जाते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, डायल टेस्ट इंडिकेटर रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, ठीक है, ये आपका रेक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी आपसे कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि डायल और टेस्ट इंडिकेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा कि डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है आपके रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हमको और याद आ गया जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि माइक्रोमीटर वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो माइक्रोमीटर जो है आपका नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, और माइक्रोमीटर का जो डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो लिस्ट काउंट होता है यह भी आपके माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट के बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, कास्ट आयरन की फोर्जिंग नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो कास्ट आयरन ऐसा मेटल है जिसकी फोर्जिंग नहीं की जा सकती, ठीक है। इसके साथ ही आप याद रखिएगा कि जो राट आयरन है हम इसकी फोर्जिंग कर सकते हैं,
ठीक है। कास्ट आयरन की फोर्जिंग क्यों नहीं की जा सकती, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो कास्ट आयरन है इसमें जो आपका कार्बन की मात्रा है वो काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, कास्ट आयरन में आपकी कार्बन की जो मात्रा होती है वो 2 से लेकर के लगभग 4% तक होती है। तो इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होने की वजह से हम इसकी फोर्जिंग नहीं कर सकते। ठीक है, यही हम राट आयरन की बात करें तो राट आयरन में जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 0.02 से लेकर के 0.03% तक। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और कास्ट आयरन के लिए राट आयरन का जो फोर्जिंग तापमान होता है वो 860 से लेकर के 1340 डिग्री तक के लगभग होता है, के बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि राट आयरन का जो फोर्जिंग तापमान होता है वो 860 डिग्री से लेकर के 1340 डिग्री तक होता है। और इसमें जो कार्बन की मात्रा होता है राट आयरन में वो 0.02 से लेकर के 0.03% तक होती है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण जो है टंगस्टन है। ठीक है, तो हाई स्पीड जो स्टील है इसके कटिंग टूल बनाए जाते हैं आपके, जिसमें इसका मुख्य तत्व जो होता है वो टंगस्टन होता है। हाई स्पीड स्टील में आपके मुख्यतः 4 तत्व मिले होते हैं, टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम। ठीक है, जिसमें सबसे अधिक टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4% और वेनेडियम जो है आपका 1% होता है। तो ये आप याद रखिएगा। हाई स्पीड स्टील के आपके जो क्या कहते हैं ड्रिल मशीन है आपकी वो हाई स्पीड स्टील से बनाई जाती है, जबकि आपके हेक्सा मशीन का जो ब्लेड होता है वो भी आपका हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके 4 तत्व जो मुख्य तत्व टंगस्टन होता है, जबकि अन्य तत्व क्रोमियम और वेनेडियम है। टंगस्टन हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन की मात्रा 18%, क्रोमियम की मात्रा 4% और वेनेडियम की मात्रा जो होती है आपकी 1% होती है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है। 2 स्लिप गेज को आपस में स्लाइड करते हुए चिपकाने की क्रिया को रिंगिंग कहते हैं। तो ये आपसे रिंगिंग प्रोसेस से क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछता है, तो याद रखिएगा कि रिंगिंग क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें 2 स्लिप गेज को आपस में स्लाइड करते हुए क्या करते हैं, चिपकाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी है। ठीक है, धातुओं में प्लास्टिसिटी का गुण होने के कारण उनके बर्तन बनाए जाते हैं। तो धातुओं में प्लास्टिसिटी का गुण होने की वजह से ही उसके बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी और जो है इलास्टिसिटी, ये आपके इससे क्वेश्चन आपसे कई सारे एग्जाम में पूछता है। इलास्टिसिटी क्या होता है कि धातु के ऊपर अगर हम अब कोई बल लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें जब बल लगाते हैं तो उसकी दिशा या उसकी आकार में परिवर्तन होता है, जबकि बल हटाने पर वो पुनः अपने वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं या अवास्तविक आकार में आ जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका रबड़ है, रबड़ को हम खींचते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, जबकि हम छोड़ते हैं तो वो अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है। तो यह होता है आपका इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछता है। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। थोड़ा सा वीडियो जल्दी रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। आगे वाली वीडियो में हम अब सारे क्वेश्चन आपको और डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक ही एक है जो हमें ये पता चलता है कि आपने हमारी वीडियो को देख लिया है और आपको हमारी वीडियो समझ में आ गई है और आपको हमारी वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक दोस्तों के साथ में आप शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।